नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। 2024 चुनाव अपने दिलचस्प मोड़ पर है। सभी सियासी दल तीसरे चरण के लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धुआंधार प्रचार में लगे हैं। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस भी शुरुआती सुस्ती के बाद अब मोर्चे पर आक्रामक नजर आ रहा है। इस लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के पास मौका है कि वो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सबसे ज्यादा दिनों तक देश के पीएम रहने का रिकॉर्ड तोड़ सके। बीजेपी इसके लिए दिन रात एक किए हुए है। पीएम मोदी के मिशन 400 पार के लिए साम दाम दंड भेद सभी लेवल पर काम हो रहा है। हालांकि जिस तरह से पहले 2 फेज की वोटिंग के रुझान मिल रहे हैं वो बीजेपी के लिए थोड़े हैरान करने वाले हैं। बीजेपी 2024 चुनाव में अब तक 432 उम्मीदवार उतार चुकी है। अभी करीब 10 सीटों पर उम्मीदवारों का फैसला होना बाकी है। इस तरह करीब 442 सीटों पर बीजेपी कुल उम्मीदवार उतार सकती है। अगर बीजेपी को 370 सीट हासिल करनी है तो इसके लिए जरूरी होगा कुल उम्मीदवारों में करीब 86% कैंडिडेट हर हाल में यहां पर जीत हासिल करें। पर अभी जो सिचुएशन या जो हालात बन रहे हैं उससे तो यही लगता है कि बीजेपी के लिए ये टारगेट थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कुछ मुद्दे और बातें बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर रही हैं। वो हैं आरक्षण खत्म करने वाली है सरकार, संविधान बचाओ नारे का मुद्दा बन जाना, जेडीएस नेता रेवन्ना का सेक्स स्कैंडल, एआईएमआईएम और बीएसपी नहीं बनी बीजेपी की बी टीम। विपक्ष इस बात का नैरेटिव सेट करने में लगा है कि सरकार आरक्षण खत्म करने वाली है। इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह का फर्जी वीडियो तक जारी कर दिया गया। मामला इतना संवेदनशील हो गया कि तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के लिए यहां पर फर्जी वीडियो जारी करने का मामला जो है वो भी दर्ज हो चुका है और पुलिस यहां पर बहुत तेजी से काम कर रही है और उसके खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। उसके बाद अमित शाह भी मैदान में आ चुके हैं और उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी एक झूठ फैलाकर जनता के बीच में भ्रांति पैदा करना चाहती है। मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एसपी, एससी, ओबीसी के आरक्षण की समर्थक है और हमेशा इसके संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाएगी। तो अमित शाह के इस बयान से समझा जा सकता है कि आरक्षण के मुद्दे को जिस तरह से विपक्ष ने उठाया है उससे बीजेपी खेमे में थोड़ी चिंता जरूर है, लेकिन अमित शाह भी इसका तोड़ निकाल चुके हैं। विपक्ष ये नैरेटिव सेट कर रहा है कि ये सरकार वापस आएगी तो आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। कहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, तेजस्वी यादव, डिंपल यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे तमाम नेताओं ने इस दौर में ऐसे बयान दिए हैं जिसका मतलब है कि बीजेपी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में आरक्षण को खत्म करने का मन बना रही है। दूसरी तरफ इस मुद्दे को बढ़ता दे खुद पीएम नरेंद्र मोदी अमित शाह को बार बार बोलना पड़ रहा है कि देश में कोई भी सरकार आ जाए आरक्षण खत्म नहीं कर सकती। बीजेपी ये भी उदाहरण देती है कि यहाँ पर प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने कोर्ट के आदेश के खिलाफ बीजेपी ने इसे कानून बनाया है, जबकि इंडिया अलायंस की कई पार्टियों ने तब विरोध किया था। बीजेपी कर्नाटक का भी उदाहरण दे रही है कि किस तरह सभी मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण देने से पिछड़ों का हक मारा गया। लेकिन बीजेपी जिस तरह से इस मुद्दे पर सफाई दे रही है उससे यही लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को घेरने में सफल रहा है। अब इनकी हालत ये है कि झूठ नहीं चलता है तो हमारे चेहरा उसको उपयोग करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उनकी मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बिकने लगे हैं। ये फेक वीडियो बना रहे हैं। मोदी के भाषण को, मोदी की आवाज को उपयोग करके नई नई चीजें गढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इतनी कंगालियत पर पहुंच गई है। तो पीएम मोदी ने एक बार फिर विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब दिया है। वो अपनी चुनावी मंचों से साफ कर रहे हैं कि खुद बाबा साहब भी आ जाएं तो इस आरक्षण को खत्म नहीं कर सकते। वैसे अचानक पिछले 15 दिनों में देश के संविधान बचाने की बात दोनों पक्षों से हो रही है। एक तरफ इंडी गठबंधन ये नैरेटिव सेट कर रहा है कि बीजेपी 400 पार का नारा इसलिए लगा रही है कि देश में बहुत से कानूनों को बदला जा सके। विपक्ष ने बहुत ही संगठित तरीके से इस बात को आम लोगों के बीच फैलाया। सीएसडीएस के सर्वे में भी ये बात सामने आई है कि गांव-गांव में ये बात मुद्दा बन रहा है कि ईडी, सीबीआई के जरिए सरकार मनमानी कर रही है। यहां तक कि विपक्ष ने काफी अनैतिक तरीके से ये बात भी फैलाई है।
अगर बीजेपी सरकार में वापस आती है तो देश में दोबारा चुनाव नहीं होंगे, जबकि ऐसी बातें आज के दौर में किसी भी दल के लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता इन बातों से प्रभावित हो रही है और इस मुद्दे पर बीजेपी के नेता भी बार बार ये कह रहे हैं, अगर विपक्ष की सरकार बनती है तो अनुसूचित जातियों और पिछड़ों के आरक्षण में मुस्लिम लोगों को भी हिस्सा दे दिया जाएगा। इधर राहुल गांधी ने भी एक बड़ा बयान दिया है, चलिए वो भी देख लेते हैं। अदानी को बिना मजदूरी बिना कुछ लाखों करोड़ रुपए देते हैं तो कहते हैं देखो 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 विकास हो रहा है। हमने मनरेगा किया, मजदूरी के लिए पैसा दे रहे हैं और कहते हैं गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं। गरीबों को पैसा दो तो आदत बिगाड़ रहे हो और अरबपतियों को पैसा दो तो देखो विकास हो रहा है। तो हमने मन बना लिया है, 10 रुपए उनको मिलेंगे तो 10 रुपए आपको मिलेंगे, लाख रुपए उनको मिलेंगे तो लाख रुपए आपको मिलेंगे, करोड़ रुपए मिलेंगे तो करोड़ रुपए मिलेंगे, 1000 करोड़ मिलेंगे तो 1000 करोड़ मिलेंगे। जितना उन्होंने 10 साल में उनको दिया ना, हम आपको देने जा रहे हैं। तो राहुल गांधी का साफ तौर पर यहां पर कहना है कि अब गरीबों और दलितों की हिस्सेदारी बढ़ेगी। इधर कर्नाटक में दूसरे चरण की वोटिंग से 2 दिन पहले देश के पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा के पोते सांसद प्रज्वल रेवन्ना की सैकड़ों सेक्स सीडी वायरल हो गई। इन सीडी के वायरल होते ही रेवन्ना के घर की एक कुक ने रेवन्ना और उनके पिता के खिलाफ मामला दर्ज कराया। बताया जा रहा है कि सैकड़ों महिलाओं के साथ इन वीडियो क्लिप को खुद रेवन्ना ने ही शूट किया था और इस मामले के सामने आने के बाद कर्नाटक सरकार ने सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े सेक्स स्कैंडल की जांच के लिए एक विशेष जो जांच दल है या कहें टीम है उसका गठन करने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि रेवन्ना जर्मनी भाग गए हैं क्योंकि बीजेपी और जेडीएस कर्नाटक में एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए जाहिर है कि रेवन्ना को लेकर बीजेपी की किरकिरी होना तय है। हालांकि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता एस प्रकाश ने प्रतिक्रिया में कहा है कि हमारा एक पार्टी के तौर पर इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, न ही हमने इस मामले में राज्य सरकार की विशेष जांच दल गठित करने के फैसले पर कोई टिप्पणी की है। पर चाल, चरित्र और चेहरे की बात करने वाली बीजेपी के लिए तो मुश्किल हो गई है और इस बीच बीजेपी के एक नेता ने दावा किया है कि उन्होंने जेडीएस अध्यक्ष को करीब 2976 सेक्स क्लिप की जानकारी वाला एक खत भेजा था, जिसमें साफ किया गया था कि इसमें देवगौड़ा परिवार के लोग शामिल हैं। सवाल उठता है कि ये सब जानते हुए बीजेपी ने जेडीएस से गठबंधन क्यों किया, जो उनके लिए मुश्किलें कर्नाटक में खड़ी कर सकता है। बीजेपी के लिए 2014 और 2019 के चुनावों में कभी बीएसपी तो कभी एआईएमआईएम के प्रत्याशियों ने मुकाबले को त्रिकोणीय बनाकर बीजेपी को बहुत सी सीटों पर फायदा पहुंचाया, लेकिन इस बार असदुद्दीन ओवैसी और मायावती से इस प्रकार का फेवर मिलता नहीं दिख रहा है। विपक्ष इन दोनों नेताओं पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाता रहा है, लेकिन इस बार ये दोनों फैक्टर गायब है चुनावों से। ओवैसी ने पहले कहा था कि वो यूपी में 34 और बिहार में 40 उम्मीदवार खड़े करेंगे, लेकिन अब एआईएमआई का लेवल एक प्रत्याशी बिहार के किशनगंज में दिख रहा है और इसी तरह बीएसपी पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वी यूपी तक करीब 1.5 दर्जन उम्मीदवार ऐसे खड़े किए हैं जो सीधे सीधे बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बीजेपी का 400 पार का नारा फिलहाल यहां पर कहें कि पूरा होता या उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। एक तो इसका संदेश ये गया कि बीजेपी को इतनी सीटें आती हैं तो ये सत्ता को निरंकुश बना सकती है। दूसरा, बीजेपी जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कट्टर समर्थकों में इस नारे के चलते फील गुड जैसा भाव आ गया, जिसके चलते बहुत से लोग इसको मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है और इसी भाव के चलते बीजेपी के वोटर्स मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच रहे। ये वो हाल है जो गोदी मीडिया, ये कहें कि एक तरह से जो मीडिया यहाँ पर नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तीसरे चरण में इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है, उससे यहाँ पर सत्ता पर काबिज मोदी सरकार की कुछ मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वैसे जो सिचुएशन एक बार फिर बन रही है, इधर राजपूत बीजेपी के हार्डकोर वोटर रहे हैं, लेकिन इस बार गुजरात, राजस्थान और यूपी में इस समुदाय में भी थोड़ी नाराजगी देखी जा रही है। पहले और दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान उत्तर प्रदेश में राजपूत बहुल वाले गाजियाबाद और नोएडा में सबसे कम वोटिंग परसेंटेज शायद इसी का सबसे बड़ा सबूत है। पहले चरण में भी मुजफ्फरनगर में राजपूतों की नाराजगी साफ देखी गई थी। राजपूतों को मनाने के लिए यूपी में इस समुदाय के 2 कद्दावर नेताओं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो पूरा जोर लगा रहे हैं। अब उनका जो मान मनोबल का ये जो दौर चल रहा है उसको में कितना फायदा मिलता है वो तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें।